हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है बिजनेस लॉ की सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास को स्टार्ट करने से पहले या न्यू कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने या समझने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो लास्ट क्लास हुई थी आपकी, जो लास्ट वीडियो अपलोडेड है उसमें हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। उसमें हमने सबसे पहले तो देखा था कि बेसिकली ये जो आपका बिजनेस लॉ है, इस बिजनेस लॉ का मीनिंग क्या होता है, कि मतलब एक्चुअल में ये जो बिजनेस लॉ जैसा टर्म है इसका मतलब क्या है। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था इस लॉ वर्ड का मीनिंग। लॉ वर्ड के मीनिंग का क्या मतलब था कि लॉ क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, जो कि क्या होता है लोकल अथॉरिटी के द्वारा या सेंट्रल अथॉरिटी मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो पास करती है, ताकि आपके कंट्री के अंदर सारी चीज़ें क्या हो सके, एक व्यवस्थित तरीके से चल सके। ये मेन मोटिव होता है लॉ को बनाने का। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लॉ भी क्या है, आपके कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपका क्रिमिनल लॉ हो गया, इनकम टैक्स लॉ हो गया, ऐसे करके कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसी तरीके से लॉ की एक ब्रांच है बिजनेस लॉ, जिसे हम मर्सेंटाइल लॉ भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब दो पार्टीज़ एक साथ मिलके किसी भी बिज़नेस को रेगुलेट करती हैं, उसके अंदर कोई भी डील्स करती हैं, ऑर्डरिंग करती हैं, तो उनके बीच में कुछ प्रॉमिसेस होते हैं। वो आपस में वो पार्टीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को परफॉर्म करवाने के लिए। अब क्या है, उनके बीच की जो डीलिंग है या उनके बीच के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सही तरीके से होते रहें, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इसलिए हमने क्या किया है, एक लॉ को क्रिएट किया है। और ये लॉ किसके अंदर दिया गया है, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ये बात हमने लास्ट क्लास में भी की थी। उसमें हमने देखा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बनाया गया, आपके 1872 में बनाया गया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल हमने कितने सेक्शंस पढ़ने हैं, 266 सेक्शंस इन अ टोटल हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा, किसके अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अब क्या है, ये 266 सेक्शंस को भी हमने क्या किया है, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 6 अलग अलग हिस्सों में इसको बांट दिया है। कौन कौन से हिस्से हैं, सबसे पहले आता है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट से लेकर जितने भी आपके जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जो भी आपके जनरल कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्या किया गया है, इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस है जो कि हमें माननी चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए, ये सब किसने बताया गया आपको, जनरल प्रिंसिपल ऑन कॉन्ट्रैक्ट में। इसके सेक्शन कहाँ से हैं, सेक्शन 1 से लेके 75 तक, मतलब कि 266 के सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक जनरल प्रिंसिपल ऑन कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। वहीं पे जो इसका सेकंड पार्ट है वो बताता है आपके सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड। अभी जो आपकी फर्स्ट वीडियो पढ़ी थी जिसमें कि हमने देखा था कि सिलेबस क्या है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है रिलेटेड टू द बिजनेस लॉ, उसमें हमने देखो सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में भी पढ़ना है। एक एक्ट आएगा सेल्स ऑफ गुड्स का, वो भी हमें पढ़ना है, जो कि आपकी सेकेंड यूनिट कवर कर रही है। ठीक है। तो सेल्स ऑफ गुड के भी कॉन्ट्रैक्ट हमें पढ़ने होंगे, जो कि आपके कहाँ से शुरू होंगे, सेक्शन 76 से लेके 123 तक, मतलब कि 1 से लेके 75 तक जनरल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। देन सेक्शन 76 से लेके 123 तक किसके बारे में पढ़ना है, सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ना है। वहीं पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो थर्ड पार्ट है वो इंडैमनिटी का केस है, मतलब कि जो आपकी नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें हमें इंडैमनिटी एंड गारंटी का कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था सिलेबस के जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमें ये भी पढ़ना होगा। इसके सेक्शन कब से शुरू होंगे, 124 से लेकर आपके चलेंगे ये 147 तक। ठीक है। 124 से 147 तक हमें इंडैमनिटी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका फोर्थ जो आता है वो आता है बेलमेंट को लेके। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से पढ़ने हैं हमें, 148 से लेके आपका पूरा 181 तक के जितने भी सेक्शन हैं वो सब किसके अंदर आने वाले हैं, बेलमेंट के अंदर आने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट जो फिफ्थ है वो आपकी एजेंसी को लेकर है। एजेंट क्या होता है ये भी आपके सिलेबस में बताया गया है। तो आपके यहाँ पे एजेंसी में कहाँ से शुरू होता है, 182 से लेके 238 तक के सेक्शंस हैं। ठीक है। अब जो आपका ये सिक्स्थ पार्ट है रिलेटेड टू द पार्टनरशिप, ये जो पार्टनरशिप से रिलेटेड आपका कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, सेगमेंट्स आते हैं, ये आते हैं आपके
239 से लेके 266। अब देखो इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें हमें क्या पढ़ने को मिलेंगी, सिलेबस से पढ़ेंगे, पर इंटायर जो सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादातर पार्टनरशिप के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई है। पूरी सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, तो जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर मेन फोकस रहना है हमारा, सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर मेन फोकस रहेगा, इंडेमनिटी के ऊपर मेन फोकस रहेगा, देन बेलमेंट एंड एजेंसीज के ऊपर। ठीक है, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे आपके लास्ट क्लास में, और हमने ये भी देख लिया था कि 1 से लेके 75 के अंदर भी हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, बिजनेस लॉ के जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है, जो बेसिक वर्ड हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि आपके बिजनेस लॉ या मर्सेंटाइल लॉ के अंदर इस्तेमाल की जाती है, उनकी डेफिनेशन देखने वाले हैं, मतलब कि उन वर्ड्स को समझने वाले हैं। और ये पूरी डेफिनेशन आपकी सेक्शन 2 के अंदर बताई गई है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस वीडियो का जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी, क्लास फर्स्ट हुई थी, उसमें हमने इतनी चीज़ें कवर कर ली थी। आज हमें क्या करना है, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करना है जो कि सेक्शन 2 के रिगार्डिंग आती है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है आपकी, अब देखो जो आपका सेक्शन 2 है उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट आपके इसके अंदर आने वाले हैं, मतलब कि बिजनेस लॉ के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने वाले हैं, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। अब आपका जो पूरा सेक्शन 2 है उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन दी गई है। तो हमने क्या किया है, हमने मतलब कि आपकी किताब में आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत सेक्शन 2 के कई सारे हिस्से किए गए हैं जिसे हम बोलते हैं सब सेक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है, जो कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है सेक्शन 2 के सब सेक्शन ए के अंतर्गत, जो कि किसके बारे में बताता है, प्रपोजल एंड ऑफ़र के बारे में। अब ये प्रपोजल एंड ऑफ़र क्या होता है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी गई है। डेफिनेशन की जो मेन चीज़ होती है, जो मेन बात होती है, वो ये होती है कि हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, कॉमा टू कॉमा लर्न करते हैं, जस्ट बिकॉज ये डेफिनेशन है और अंडर एन एक्ट है, मतलब कि एक कानून के अंदर, एक एक्ट के अंदर इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। राइट, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं प्रपोजल एंड ऑफर की क्या दी गई है। डेफिनेशन कहती है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू ऑब्टेन from doing anything with a view to obtaining to assent of that other to such act or absences, he is said to making a proposal। क्लियर कट बात करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। प्रपोजल क्या है या ऑफ़र करना क्या होता है, जब एक पार्टी इन अ बिज़नेस, सीधी सी बात है, अगर आप किसी बिज़नेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो या आप किसी भी बिज़नेस में आप डीलिंग का काम कर रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें 2 लोग होंगे। सीधी बात है, अगर बिज़नेस में हम कोई भी डीलिंग करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमेशा 2 लोग होते हैं, एक जो आपको डील करवाता है और एक जो डील करता है। अब क्या होता है ऑफ़र के अंतर्गत, जब एक पार्टी मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के सामने अपनी विलिंगनेस को जाहिर करता है, अपनी इच्छा को बताता है कि हमें आपसे ये कॉन्टैक्ट करना है या हमें आपसे ये प्रोडक्ट परचेज़ करना है या हमें आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है, ये क्या है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी विलिंगनेस को, अपने व्यू पॉइंट को दूसरे के साथ शेयर करता है, तो क्या कहलाता है, आपका ऑफ़र कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जो कि एक्स नाम का है। ठीक है, एक्स क्या करता है, वाई को ऑफ़र देता है कि मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, जो मैं क्या करना चाहता हूँ, तुम्हें सेल करना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है, एक्स बोलता है वाई को कि मेरे पास एक बाइक है जो कि मैं तुम्हें 70,000 में सेल करना चाहता हूँ। ये क्या हो गया, उसका ऑफ़र हो गया, उसकी विलिंगनेस हो गई, उसकी इच्छा हो गई, जो क्या किया, एक्स ने वाई के सामने प्रेजेंट किया। ये क्या कहलाता है, आपका ऑफ़र कहलाता है। इसकी डेफिनेशन किसके अंदर पढ़ते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए के अंतर्गत इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशंस को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सेक्शन 2B, जिसमें प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस है। अब देखो इसके अंदर क्या किया जाता है, एक्स ने यहाँ पे क्या किया था, वाई को ऑफ़र दिया था कि उसकी एक बाइक है जिसकी कॉस्टिंग 70,000 है, वो उसे सेल करना चाहता है। अगर वाई को एक्स का जो प्रपोज़ल है वो पसंद आ जाता है, या एक्स का जो कॉन्सेप्ट था बाइक को सेल करने का, जो ऑफ़र था, वो उसे अच्छा लगता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी बाइक को परचेज़ करना चाहता हूँ, मतलब कि मैंने क्या किया, आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया,
ये क्या कहलाता है आपका एक्सेप्टेंस कहलाता है। डैट मीन्स ये क्या कहलाता है आपका प्रॉमिस कहलाता है। आपने दूसरी पार्टी से प्रॉमिस किया कि अच्छा ठीक है, आपका जो ऑफ़र है, आपका जो प्रपोज़ल है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये डेफिनेशन किसके अंदर दी गई है आपके सेक्शन 2B के अंदर दी गई है। इसमें क्या होता है आपका व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज़ मेड, वो इंसान जिसके लिए की बात हो रही है, मतलब कि एक्स ने अगर वाई को ऑफ़र दिया है तो एक्सेप्टेंस भी कौन करेगा, वाई ही करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई जेड नाम का व्यक्ति आए वो कहे नहीं मुझे आपका ऑफ़र बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपसे परचेज़ कर लूँगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स ने ऑफ़र किसे दिया है, सिर्फ और सिर्फ वाई को ऑफ़र दिया है। तो इसीलिए बोला गया है व्हेन द पर्सन to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted। मतलब कि अगर वो इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है कि हाँ मुझे आपका ऑफ़र पसंद है, और वाई कहता है कि ठीक है मैं एक्स से बाइक को क्या करने वाला हूँ, परचेज़ करने वाला हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, मेरी एक्सेप्टेंस कहलाएगा। ठीक है, ये आपका किसके अंदर दिया गया है, सेक्शन 2B के अंदर दिया गया है। इसको ध्यान से देख लेना। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 2C। सेक्शन 2C क्या होता है, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। अब देखो ये प्रॉमिसर कौन होता है एंड प्रॉमिसी कौन होता है। प्रॉमिसर वो इंसान होता है जो ऑफ़र करता है, मतलब कि यहाँ पे जो एक्स था वो कौन था आपका, प्रॉमिसर था, और वाई जो है वो कौन था आपका, प्रॉमिसी था। मतलब कि जो इंसान किसी के आगे प्रपोज़ल रखता है या जो इंसान किसी के आगे किसी चीज़ का ऑफ़र रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्रॉमिसर बोलते हैं। और जो इंसान उसको एक्सेप्ट करता है या जो पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रॉमिसी कहलाती है। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है आगे चल के, तो इस पे अपना आपको फोकस मेन रखना होगा। ठीक है, तो आपकी ये जो कॉन्सेप्ट था प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी का, ये किसके अंदर दिया गया है आपका सेक्शन 2C के अंदर इसकी बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद आगे चलते हैं और पार्ट आता है 2D का। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 2A डेट इज़ ऑफर, सेक्शन 2B डेट इज़ एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2C इट इज़ प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, एंड देन आता है आपका सेक्शन 2D डेट इज़ कंसिडरेशन। अब देखो कंसिडरेशन की डेफिनेशन इतनी लंबी दे रखी है जिसको कि अगर आप पढ़ने चलोगे, अगर आप रीड भी कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अगर रीड करते हो तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कि आप पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज हो जाओगे कि बोल क्या रहा है। सीधे इसके मीनिंग पे आते हैं। व्हाट डज द वर्ड कंसिडरेशन मीन इज़, कंसिडरेशन क्या होता है। अब देखो एक्स का एग्जांपल लेते हैं जो हमने आगे कंटिन्यू किया था। एक्स ने वाई को क्या किया है, आपका ऑफ़र दिया है कि मैं आपको बाइक बेचना चाहता हूँ 70,000 में, और वाई ने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका क्या मतलब है, जब आप किसी को कोई ऑफ़र देते हो उसके बदले जो चीज़ आपको रिसीव होती है वो क्या कहलाएगी, आपकी कंसिडरेशन। एग्जाम्पल लेते हैं एक्स एंड वाई का। ठीक है, एक्स ने क्या किया, वाई को बोला कि हम बाइक बेचेंगे, वाई ने कहा ठीक है भैया हम आपसे बाइक खरीदेंगे। एक्स ने क्या किया, उसको क्या बाइक अपनी दे दी, तो ये बाइक क्या हो गई, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, बाइक क्या हो गई, एक तरह का आइटम हो गया, एक तरह का प्रोडक्ट हो गया। बाइक के बदले एक्स को क्या रिसीव होने वाला है, 70,000 रुपये रिसीव होने वाले हैं। तो ये 70,000 क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया, किसके लिए, एक्स के लिए। मतलब कि अपनी कोई चीज़ देने के बाद आपको जो चीज़ रिसीव होती है वो क्या कहलाती है, कंसिडरेशन कहलाती है। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्स ने वाई को क्या दी, बाइक दी, किसको दी, वाई को दी। वाई ने बाइक के बदले एक्स को क्या दिया, पैसे दिए, कितने दिए, 70,000 रुपीज़ दिए। ये 70,000 एक्स के लिए क्या हो जाएंगे, कंसिडरेशन हो जाएंगे। क्यों हो जाएगा कंसिडरेशन, क्योंकि एक्स ने अपनी बाइक को क्या किया है, वाई को दे दिया है, और उसके बदले ये जो 70,000 हम रिसीव कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा, एक्स के लिए कंसिडरेशन। मतलब एक चीज़ सेक्रीफाइस की है, उसके बदले हमें जो रिसीव होगा डेट इज़ कंसिडरेशन। वहीं पे अगर मैं बात करूँ वाई के कॉन्सेप्ट में, तो वाई ने एक्स को कितना क्या दिया है, 70,000 रुपीज़ दिए हैं। ठीक है, ये 70,000 रुपीज़ किसको दिए गए, एक्स को, तो ये इसके लिए प्रोडक्ट हो गया। पैसे देने के बदले एक्स ने उसको क्या दिया है, बाइक दी है, तो यहाँ पे वाई के लिए बाइक क्या हो जाएगी, इसका कंसिडरेशन हो जाएगा। मीनिंग क्लियर हुआ। कंसिडरेशन मीन्स जब आप कोई चीज़ देकर उसके बदले कोई चीज़ रिसीव करते हो, डेट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। ठीक है, एक्स के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ है, वो 70,000 रुपये, और वाई के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, वो बाइक।
क्लियर हो गया ये टॉपिक। तो कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ दिया गया है आपको, सेक्शन 2D के अंदर कंसिडरेशन को समझाया गया। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेट इज सेक्शन 2E जो कि बताता है एग्रीमेंट। अब देखो ये एग्रीमेंट क्या है, आप लोगों ने क्लास 12th में या क्लास 11th की बात करें तो पार्टनरशिप कंफर्म पढ़ी है। क्लास 12th में पार्टनरशिप के आपने न्यूमेरिकल पढ़े हैं, तो क्लास 11th में पार्टनरशिप की आपने पूरी थ्योरी पढ़ी है बिजनेस स्टडीज़ में। अब क्या होता है, हमने वहाँ पे पढ़ा था एक जो टर्म आता है डेट इज़ पार्टनरशिप डीड। तो हमने क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड एक तरह का एग्रीमेंट होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टनर्स क्या करते हैं, अपनी शर्तों को लिखते हैं। क्लियर हुआ। यही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीमेंट के अंदर किसी भी तरह का जो प्रॉमिस किया जाए, मतलब दोनों पार्टीज़ के बीच में जो भी प्रॉमिसेस किए जाते हैं, जितने भी प्रॉमिसेस किए जाते हैं, वो सारे प्रॉमिसेस क्या कहलाते हैं, आपके एग्रीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसमें बोला गया है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने मदर फादर से प्रॉमिस करते हो कि इस बार हम ग्रेजुएशन में सबसे अच्छे नंबर लेके आएंगे। ये जो आपने प्रॉमिस किया है, इसके बदले क्या हुआ, एज एन कंसिडरेशन आपको उन्होंने कोई गिफ्ट दिया या उनके सामने आपकी एक अच्छी इमेज क्रिएट हुई। मतलब सीधी सी बात है, इन अ बिज़नेस अगर हम बात करें तो जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो 2 वे होती है। बल्कि अगर हम किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिसीव ज़रूर होता है। तो एग्रीमेंट क्या कहलाता है, किसी भी तरह का प्रॉमिस हो, कोई भी प्रॉमिस हो, कितने भी प्रॉमिसेस हों, ये सारे प्रॉमिसेस का ग्रुप क्या कहलाता है, एक एग्रीमेंट कहलाता है, जो कि किसी चीज़ के कंसिडरेशन के लिए किया जाता है, किसी चीज़ के बदले के लिए हम वो काम करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट को हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिलहाल अभी यहाँ समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2E में दी गई है, जिसका मतलब क्या होता है, इन एन एग्रीमेंट a set of promises, on every and each promises a group of promises is called an agreement. Clear? Next आता है आपका section 2F, that is reciprocal promise. Reciprocal promise किसे कहते हैं and what the term reciprocal promise is? रेसिप्रोकल की बात करते हैं सीधा सिंपल टर्म्स में, तो रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्टा। यही होता है रेसिप्रोकल मीन्स किसी भी चीज़ का उल्टा करना, एंड प्रॉमिस मीन्स कोई भी हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी एक पार्टी से कोई प्रॉमिस करते हो, मतलब कि ए ने बी से कोई प्रॉमिस किया है एंड बी भी उस प्रॉमिस के बदले ए से कोई प्रॉमिस करता है, मतलब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कोई प्रॉमिस किया और उसके बदले बी ने भी ए से कोई प्रॉमिस किया, तो ये प्रॉमिसेस जो एक दूसरे के बदले में किए गए हैं, डेट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। ए ने क्या किया, ए ने बी से बोला कि मैं आपको 1 किलो राइस दूंगा, प्रॉमिस किया। ठीक है, फ्रेंड्स हैं दोनों ए एंड बी, तो ए कहता है कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुमको क्या करूँगा, 1 किलो राइस एज एन गिफ्ट आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो कहता है ठीक है भैया, आप 1 किलो चावल देंगे, मैं आपको 1 किलो गेहूँ दूँगा। ठीक है, मतलब कि ए ने बी को 1 किलो राइस करने का प्रॉमिस किया और इसके बदले बी ने ए को 1 किलो वीट देने का प्रॉमिस किया। क्लियर हुआ। ये जो रेसिप्रोकल हुआ, मतलब एक प्रॉमिस के बदले जब दूसरे ने प्रॉमिस किया तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाएगा। मीनिंग समझते हैं, इसमें डेफिनेशन लिखी गई है अंडर सेक्शन 2F, ये याद रखना। प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और अ पार्ट ऑफ अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब अब देखो, कंसिडरेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक चीज़ के बदले जब दूसरी चीज़ मिलती है, वहाँ पे हमने पैसों की बात की थी, यहाँ पे हमने प्रॉमिस की बात की। मतलब प्रॉमिस के बदले जब प्रॉमिस किया जाता है तो वो आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो कितने हमने टॉपिक्स पढ़ लिए, पहला सेक्शन 2A में हमने पढ़ा था ऑफ़र के बारे में, ऑफ़र क्या होता है सेक्शन 2A में। सेक्शन 2B में प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, सेक्शन 2C प्रॉमिस एंड प्रॉमिसी के बारे में, सेक्शन 2D कंसिडरेशन के बारे में, सेक्शन 2E डेट इज़ एग्रीमेंट, सेक्शन 2F डेट इज़ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है आपका सेक्शन 2G डेट इज़ वॉइड एग्रीमेंट। व्हाट डज इट मीन वॉइड एग्रीमेंट? तो हमने पढ़ लिया, जितने भी प्रॉमिसेस होते हैं डेट इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट। ओके, वॉइड क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ हमारी गवर्नमेंट या हमारा लॉ एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी किसी भी तरह की होती है
जो कि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, हमारे कानून के अकॉर्डिंग, हमारे नियमों के अकॉर्डिंग गलत है, सही नहीं है, उसे हम बोलते हैं वॉइड। अब देखो, प्रॉमिस करने को इंसान किसी भी तरह का प्रॉमिस कर सकता है, लेकिन अगर वो प्रॉमिस लॉफुल है, मतलब कानून की नज़र में वो प्रॉमिस करना सही है, तो हम उसे बोलते हैं आपका वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, वहीं पे अगर कुछ प्रॉमिसेस ऐसे हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए या गवर्नमेंट की नज़र में वो सही नहीं है, वो प्रॉमिस सही नहीं है, तो वो क्या बन जाता है? आपका वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर हुआ? जो प्रॉमिस मान्यता प्राप्त होता है, लॉ की नज़र में सही होता है, डेट इज़ कॉल्ड वैलिड एग्रीमेंट। वहीं पे जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है, जैसे कि आप ड्रग्स में डील कर रहे हो, ठीक है, ड्रग्स में जो डीलिंग हो रही है वो गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका वॉइड कहलाएगा। द टर्म वॉइड मीन्स जो चीज़ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं है। डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फॉर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, सेक्शन 2H, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब देखो, एग्रीमेंट में पता चल गया जितने भी प्रोमिसेस होते हैं। अब देखो, कुछ प्रोमिसेस ऐसे होते हैं जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल होते हैं, तो कुछ प्रॉमिस ऐसे होते हैं जो कि लॉफुल नहीं होते हैं, नियमानुसार नहीं होते हैं। जो चीज़ कानून की नज़र में सही है, डैट मीन जो चीज़ वैलिड एग्रीमेंट है। वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है? आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसा प्रॉमिस किया जा रहा है जिसके बदले आप कोई कंसिड्रेशन देते हैं, कोई चीज़ हम उसके बदले आपको पे कर रहे हैं, और वो चीज़ कानून की नज़र में सही है, एक्सेप्टेबल है, वो चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी। मतलब कि या तो हम इसे वैलिड एग्रीमेंट बोलें या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोलें, द मीनिंग इज सेम। ठीक है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अभी देखो, हमने पढ़ा था एग्रीमेंट जो होता है आपका, अब देखो यहाँ पे सही से समझते हैं, जो एग्रीमेंट है आपका वो दो पार्ट में बटा होता है। एक होता है वैलिड, ठीक है, और एक होता है आपका वॉइड। द टर्म वैलिड मीन्स जो कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, और वॉइड मीन्स वो टर्म जो गवर्नमेंट है एक्सेप्ट नहीं करती है। तो गवर्नमेंट जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती है, डेट इज़ कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर? लेकिन जो चीज़ गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है उसे हम बोल सकते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि एग्रीमेंट का वो हिस्सा जो कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है वो क्या कहलाता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। क्लियर हो गया? यही चीज़ आपकी सेक्शन 2H में दी गई। अब यहाँ पे ध्यान देना, एग्रीमेंट की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो कहाँ पे पढ़ी थी? आपके यहाँ पे सेक्शन 2E, दैट इज़ एग्रीमेंट। ठीक है, अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ पे आ रहा है? सेक्शन 2H पे। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट दिस टर्म वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज, देखो वॉइड से मिलता जुलता है बट ये वॉइड नहीं है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ओपिनियन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि कानून की नज़र में सही होते हैं और कुछ पार्टीज़ उसको एक्सेप्ट करती हैं, बट कुछ पार्टी ऐसी होती हैं जिनके नज़र में ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड वॉइडेबल एग्रीमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, कोर्ट में एक केस जाता है, XYZ लिमिटेड केस फाइल करता है कि ABC लिमिटेड ने क्या किया है, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी उसे परचेज कर दिया। अब देखो, XYZ अगर अपनी कोई ज़मीन बेचता है ABC लिमिटेड को, डेट इज़ वैलिड। सीधी सी बात है, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कोई ज़मीन बेचे तो वो वैलिड कहलाती है। ठीक है, कानून की नज़र में भी सही। अब लॉ तो नहीं कह सकता कि बेटा आपको अपनी ज़मीन नहीं बेचनी, ऐसा तो नहीं कह सकता। तो लॉ की नज़र में भी ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? आपका सही हो गया। मतलब कि हमें लग रहा है कि ये वैलिड है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ABC कहता है कि नहीं, इसने तो अपनी सहमति से बेचा था। लॉ भी कहता है हाँ, ज़मीन बेचना कोई गलत बात नहीं है, इसने आपको पैसे दिए ना, कंसिडरेशन मिला कि नहीं मिला, मिल गया तो अच्छी बात है, कानून ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। बट पता चलता है कि XYZ लिमिटेड को फोर्स किया गया था किसी अदर पार्टी की वजह से कि तुम्हें हर हाल में अपनी ज़मीन को बेचना होगा। मतलब कि XYZ ने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से उसको सेल किया है, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। क्लियर हुआ?
देखने में क्या लग रहा था, ABC लिमिटेड को जो प्रॉपर्टी सेल की गई है वो वैलिड है, क्योंकि ज़मीन बेचना कुछ गलत नहीं होता है, लॉ ने भी उसे एक्सेप्ट किया क्योंकि उसके बदले उन्होंने पैसे दिए थे। बट एक्चुअल में एक पार्टी कहती है कि नहीं, ये गलत है क्योंकि हमारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, हमें फोर्स किया गया, तब हमने इस काम को परफॉर्म किया। डेट इज़ एक पार्टी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं था, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यही चीज़ यहाँ बोली, कानून की नज़र में वो चीज़ सही होती है और एक या एक से ज़्यादा पार्टीज़ को भी ये चीज़ सही लगती है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। लेकिन दूसरी पार्टी को ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं हो, उनको लगता है उसके साथ धोखाधड़ी की गई है, तो ये आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में इंक्लूड होता है। ये आपका आता है 2I के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट आता है, लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन 2F, जो कि क्या है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो वॉइड का मतलब हमें पता है, ठीक है, वॉइड तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया था, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग भी हमें पता है। अब ये क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच चेजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकॉज वॉइड एंड इट चेजेस टू बी इन्फोर्सिबल, मतलब कि अब क्या है वॉइड। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो अभी हमने पढ़ा था कि जो चीज़ लीगल हो, जो कानून एक्सेप्ट कर ले, डेट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। एंड वॉइड का मतलब होता है जिसे लॉ एक्सेप्ट ना करे, मतलब कि वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एक ऐसी चीज़ जो कि एक्सेप्टेबल थी लेकिन बाद में उसे चेंज करके उसके खिलाफ बात करके उसे गलत साबित कर दिया गया। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो आप प्लास्टिक कंपनी का, प्लास्टिक मतलब जो पॉली बैग्स बनाती है आपकी कंपनी, उसका। देखो प्लास्टिक बैग बनाना काफ़ी सालों से इंडिया में रन किया जा रहा था, काफ़ी सालों से इंडिया में चलाया जा रहा था, जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्टेबल किया गया। डेट इज़ वो एक कॉन्ट्रैक्ट था। अगर मेरी कंपनी किसी ऐसी कंपनी से कॉन्टैक्ट करती है जो प्लास्टिक बैग्स बनाती है, तो कोई गलत तो है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट कर रखा था। बाद में पता चलता है कि उसके ऐसे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो वो प्लास्टिक बैन कर दिया गया, मतलब जो बैग बनाती थी कंपनी उसको हमने बैन कर दिया। तो वो क्या बन गया, वॉइड। मतलब कि अब उस कंपनी से किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा, आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये आपके टोटल टर्म्स थे, टोटल कॉन्सेप्ट्स थे, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस लॉ के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। कौन कौन से हमने पढ़ लिए हैं, वॉइडेबल एग्रीमेंट देखा हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा, हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देखा, हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखा, वैलिड का मीनिंग हम पहले ही कवर कर चुके थे, ऑफर एंड प्रपोजल देखा, प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बात की, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी की बात की, कंसिडरेशन क्या होता है हमने इसको देखा, हमने एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट देखे, एग्रीमेंट का मीनिंग वगैरह देखा, एंड देन हमने रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस देखे। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और चीज़ें पे फोकस करेंगे। ये आपकी सेकेंड क्लास थी। इसको लेके अगर कोई भी डाउट हो या आपको लगे कि बहुत तेज़ी समझाया गया, कोई एक पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो, या कोई एग्जाम्पल समझ में ना आया हो, लैंग्वेज नहीं समझ में आई हो, तो इसको लेके आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे, नए टॉपिक समझेंगे, और बिज़नेस लॉ को जो इतना हुआ बनी हुई है, मतलब कि इतना लोग उसको समझते हैं कि बहुत हार्ड है, हार्ड तो वैसे है, बट उसको हम क्या करेंगे, इजी लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ डायरेक्ट डे टू डे लाइफ से लिंक करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।